तमिलनाडु में विजय थलापति आखिरकार फ्लोर पर अपनी मेजॉरिटी सिद्ध कर पाए। सिर्फ 119 वोटों के साथ नहीं बल्कि 144 वोटों के साथ। इसमें सबसे बड़ा विश्वासघात मिला है तो अगर मिला है एआईडीएमके को। जी हाँ, कैसे विजय थलापति की एंट्री ने कंप्लीटली एआईडीएमके के एक फ्रैक्शन को साइड करके फेंक दिया और कैसे डीएमके उस पूरे टाइम में भी अटूट तरीके से रह पाए। इन सब चीजों पे बात करते हैं आज इस एक वीडियो के अंदर। हम सबको पता है कि विजय थलापति चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं तमिलनाडु के। लैंडस्लाइड विन उन्होंने अपना तो ली थी पर उनके लिए सफर इतना आसान नहीं था। विजय थलापति ने 108 सीट पाई थी जहां पर उनको मेजॉरिटी सिद्ध करने के लिए 10 और सीट चाहिए थे। उसी टाइम पर राहुल गांधी ने अपना ऐतिहासिक मूव रचा और यहां पर सालों पुरानी डीएमके के साथ जो अलायंस थी उसको हटाकर ये पहुंचे टीवीके के पास। टीवीके के विजय थलापति ने लगाया एक बहुत ही बड़ा वेलकम बैंड और यहाँ पर राहुल गांधी और विजय थलापति बन गए नई तमिलनाडु की नई सोच के नए लीडर्स, जिन्हें हम बहुत ज्यादा जेनजी लीडर्स की तरह भी मानते हैं। दूसरी ओर तमिलनाडु को कांग्रेस की तरफ से मिली 5 सीट, सीपीआईएम की तरफ से मिली 2, सीपीआई की तरफ से मिली भी 2। अब आगे चल के अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी की सीट्स कहां से आ गई कि नंबर 144 तक पहुंच गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 144 पहुंचा कैसे। सो बेसिकली तमिलनाडु की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर एक चीज होती है, बीच में जब विजय थलापति को सीट्स नहीं मिल पा रही थी, मेजॉरिटी उनकी नहीं सिद्ध हो पा रही थी, तब एआईडीएमके के बहुत से लीडर्स ने बोला था कि हम सोच रहे कि हम पार्टी छोड़ देते हैं और हम टीवीके के साथ शामिल हो जाते हैं। और बहुतों ने ये भी बोला कि काम करते हैं हम एआईडीएमके में ही रहते हैं पर अपना जो वोट है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर दे देते हैं विजय थलापति को ताकि वो मेजॉरिटी सिद्ध कर सके। कि सारे प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद से कुछ भी आगे जाके सिद्ध नहीं हुआ, पर अचानक से जब वोटिंग सामने आई और मेजॉरिटी में ओथ लेने के बाद विजय थलापति लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे, उधर वहां पर कुछ नया ही हो गया। एआईडीएमके के करीबन 22 एमएलएज ने यहां पर ट्रस्ट वोट में टीवीके को सपोर्ट कर दिया, जिसके बाद से वो आंकड़ा और वो नंबर सीधा 144 चला गया। इतना ही नहीं, एआईडीएमके के पलास्वामी इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने बोला कि मैं इस पूरे फ्रैक्शन को अलग कर दूंगा। उनका क्या था भैया, वो तो चले जाते टीवीके के पास। वैसे भी एआईडीएमके पावर से बहुत पहले ही हट चुकी है। जयललिता के टाइम पे एआईडीएमके का कोई राजपाल हुआ करता था, पर अब डीएमके की सत्ता ने इतना ज्यादा तमिलियन पॉलिटिक्स को अपने पास रख लिया था क्योंकि बस एक्चुअल में अब खुद बचा नहीं था। लेकिन इस पूरे जर्नी के थ्रू हमने ये चीज तो देख ली कि कैसे राजनीति के दौरान लोग अपने ही लोगों को छोड़ देते हैं। ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, पर उसके बावजूद भी विजय थलापति जो एक जेनजी लीडर की तरह सामने आए हैं, उनके लिए इतना ज्यादा ट्रस्ट और वोट लोगों का। इतना ही नहीं, एआईडीएमके के जो एमएलएज ने ट्रस्ट वोट डाला है टीवीके के लिए, वो लोग बहुत ही वरिष्ठ है। मतलब ये भी नहीं कि कोई आए गए नए नए वाले जो यूथ के होते हैं ना, मोर्चा वाले एमएलए, उन्होंने क्या हो ना, बहुत ही एडवांस्ड और साथ ही साथ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एमएलए ने उनको वोट किया। इसका मतलब थलापति के नक्षत्र में कुछ तो राजपाट लिखा हुआ है कि उनके आते ही उनके लिए पॉलिटिक्स की जर्नी एकदम स्मूथ होकर सामने आके खड़ी हो गई है। विजय थलापति 2011 से ही गवर्नमेंट के खिलाफ काफी मूवीज बनाते थे। उनकी सारी मूवीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेशनल वेलफेयर के बारे में बात की जाती थी। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट चाहे जयललिता की हो चाहे फिर अब हो एमके स्टालिन की, जितने भी करप्शन इश्यूज और जो रेलेवेंट इश्यूज तमिलनाडु के अंदर होते थे, विजय थलापति अपनी साल में अगर एक मूवी भी निकालेंगे तो उसमें वो मैक्सिमम टाइम उस चीज को मेंशन करते थे। जिस मूवी से उन्होंने रिटायर किया उसके अंदर भी यही था कि अगर विजय थलापति जननायक बन जाएंगे तो किस तरीके से सब कुछ होगा, अगर उनके हाथ में पावर आ जाएगी तो क्या होगा। तब देखा था तो ऐसा लगा था कि विजय थलापति अपनी नॉर्मल चीजों को फॉलो अप कर रहे हैं, पर अब समझ में आता है कि विजय थलापति 2011 से ही टीवीके की फील्डिंग करने में बिजी हो चुके थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कोशिश की कि लोग उन्हें एक जननायक की तरह देखें और इसीलिए उनकी लास्ट मूवी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गई। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं विजय के लिए बहुत भरोसा आने लगा। विजय के तरफ लोगों का आकर्षण तो पहले से ही था क्योंकि वो सुपरस्टार थे, लेकिन उनको रजनीकांत, कमल हसन जैसे लोगों से कैसे अलग किया गया पॉलिटिक्स की जर्नी के अंदर, वो बताती हूँ मैं आपको।
रजनीकांत और कमल हसन बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज बनाते थे। विजय थलापति ने एक टाइम बाद से सिर्फ नेशनल वेलफेयर की मूवी निकालना शुरू कर दी थी। अब आप एक बात बताइए, बॉलीवुड के अंदर अमिताभ बच्चन है, उन्होंने दीवार, एंग्री यंग मैन जैसी मूवीज बनाई है मोस्टली, उनका एज सच वेलफेयर स्कीम से इतना मतलब कभी रहा है नहीं रहा है। लेकिन क्या हुआ जब उन्होंने हमेशा अपनी मूवीज के अंदर एक टाइम बाद ये केटरिंग करने की कोशिश की कि कैसी गरीबी कास्टिज्म से इंडिया इतना ज्यादा प्रताड़ित है, और उन लोगों को किस तरीके से हीरो की तरह बनकर एंग्री यंग मैन की तरह अमिताभ बच्चन बचाते रह गए। उसके बाद से उनका जो क्रेडिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनकी मूवी का जो सिलेक्शन है, वो लोगों के अंदर छा गया। उनके उनके लिए लोगों के अंदर वो रोमांटिक एंगल नहीं जागा, पर इसलिए जागा कि ये इंसान हमें प्रोटेक्ट करके रख सकता है। इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने उन्हें पोलियो के एड्स देना शुरू कर दिया, और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा क्विज शो अगर होता है, वो भी उनको ही होस्ट करने को इतने सालों से दिया जा रहा है। केबीसी के पास कितने ढेर सारे होस्ट आए, पर उसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन अभी भी इतनी भयानक उम्र के अंदर भी बेस्ट होस्ट पाए जाते हैं। और तो और जितने भी गवर्नमेंट एड्स होते हैं, हमेशा गवर्नमेंट रिलेटेड चीजों के अंदर हमेशा अमिताभ बच्चन का या तो आवाज यूज की जाती है, या उनका चेहरा यूज किया जाता है, या उनका पूरा का पूरा एक फ्रेम यूज किया जाता है। तो मैक्सिमम टाइम इस तरीके की इमेज उन्होंने लोगों के अंदर बसाई है। सिमिलर तरीके की इमेज भी विजय थलापति ने यहाँ पर लोगों के अंदर बसाई थी, जिसके वजह से उनको उनके पॉलिटिकल करियर में जैसे कमल हसन या रजनीकांत को हार देखनी पड़ी, उनको नहीं देखनी पड़ी। पर यहाँ पे जो पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, उससे ये बात तो पक्की है कि टीवी के अभी तो कहीं नहीं जाने वाली है। टीवी के अपने 5 साल में बहुत अलग अलग तरीकों की चीजें करने वाली है। विजय थलापति ने अपनी कमर कस ली है, और जिनके आते ही जिस तरीके से फ्रैक्शंस एक साइड होते जा रहे हैं, और यहाँ पे लोग टीवी के समर्थन में आ रहे हैं, और थलापति का जादू फॉर नो रीजन इतना ज्यादा फैलता जा रहा है लोगों के अंदर कि ये बोलना बहुत मुश्किल है कि उनका पॉलिटिकल करियर अच्छा ना चले। ये जाहिर सी बात है, उनका पॉलिटिकल करियर अच्छा ही चलेगा इन 5 से 10 सालों में, ये तो हम आपको शायद कहीं ना कहीं बता सकते हैं। बाकी देखते हैं कि इसके बाद क्या और कैसे होता है। अब पलस्वामी अपने नेक्स्ट इलेक्शन कैंपेन में क्या रखेंगे, और साथ ही साथ इस पूरे 5 साल में जिस हिसाब से ऑपोजिशन की तरफ से इतना ज्यादा सपोर्ट थलापति को ऑलरेडी आ चुका है, तो आगे जाके क्या थलापति के लिए ये सब चीजें एज अ बोनस पॉइंट ऐड होगी या फिर उनके खिलाफ ऐड होगी, ये सब कुछ देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.